भारत ने उरी हमलों के बाद बने सरगर्म हालात को आज काफी हद तक ठंडा कर दिया। भारतीय फौज की स्पेशल कमांडो टुकड़ी ने बुधवार रात पीओके में 7 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे करीब 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 150 कमांडोज की टीम ने 4 अलग अलग जगहों से एलओसी पार की और पीओके में घुसकर 7 अलग अलग जगहों पर आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। भारत ने करीब 22 देशों को अपनी इस कार्रवाई की जानकारी दे दी है और बांग्लादेश समेत कुछ देशों ने भारत को अपना समर्थन भी दिया है। अब इंतजार पाकिस्तान के जवाब का है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आज आनंद फानन में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की बात कबूलते हुए अपने 2 जवानों के मारे जाने की बात भी कह दी, लेकिन पाक डीजीएमओ ने इसे नकारते हुए सीज फायर का उल्लंघन बताया है। कल यानी कि शुक्रवार को नवाज शरीफ ने इसी मामले को लेकर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान का मिजाज ठंडा पड़ा या फिर अपने आतंकी जमात को खुश करने के लिए वो अभी भी उसे सुर में चीखेगा। यानी कि बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अब सुधरेगा या बर्बाद होकर ही दम लेगा। सबने आर्मी को हार्दिक बधाई दिया और सबने कहा ये पाकिस्तान को मालूम हो गया। इसको हम लोग आगे ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे, ऐसा सबने कहा है। हमारी आर्मी के किसी भी आदमी को, जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो सुरक्षित वापस अपने मुल्क में आए। हमने उनको बधाई दी और कहा है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक या टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हमारा उसका समर्थन हमेशा रहेगा। हमारी फौज को क्या 2 एरियाज जो टारगेट किए गए, एक कुपवारा के सामने, एक जो है पूंछ के सामने, और वहां पे उनके जो लॉन्च पैड्स हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय किए। From our side, I have congratulated the Indian Army for these operations. Good, that is good. कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। पाकिस्तान अब सुधरेगा या बर्बाद होगा, क्या कुछ सबक लिया पाकिस्तान से, इस पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ चरण सिंह सप्रा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शीलकांत शर्मा जी एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपलियाल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अरुण सहगल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बचपन में सीखा था न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद भेजता था, हम संयम बरतते थे, इसीलिए शायद सॉफ्ट स्टेट तक कहा कुछ लोगों ने। लेकिन आज हमारे साथ इस्लाम साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये जो तमगा चिपका था इसको हटा दिया है, अगर आतंकवाद भेजोगे तो हम वहीं पर ठोकेंगे, ये मैसेज एक भेजा है आपकी सरकार ने। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा आंचल जी। देखिए आज पूरा देश झूम उठा है, आज खुशी का माहौल है। वी आर प्राउड ऑफ आर इंडियन आर्मी। उन्होंने एक जाबाज जो हमारे सिपाही हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए जितनी भी बधाई दे उनको कम है, वो बधाई के पात्र है। लेकिन एक खास बात कहूंगा आज, देखिए ये सर्जिकल अटैक के लिए आप आर्मी के साथ साथ भारत के नेतृत्व में जो
लीडरशिप है उसको भी बधाई देनी चाहिए, बिकॉज पहले कभी हुआ नहीं। कांग्रेस की सरकार जब तक रही इस तरह के सर्जिकल अटैक जो है इसके लिए बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता था, और लोग बार बार एक कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट हर बार यही कहता था कि सर्जिकल अटैक होना चाहिए, लेकिन लीडरशिप जो है और जो सरकार है वो कभी नहीं ऐसा कर पाई थी। लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो अमन चाहते हैं हम, और अमन का हाथ शुरू से अमन का हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब अगर वो उन्होंने पठानकोट दिया, यूरी दिया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के भी हम सक्षम है और उसको करके दिखाया, और पूरी दुनिया हमारे साथ हो गई इस चीज को कंडेम कर। पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, वहां से टेरर एक्सपोर्ट होता है, और हम जफर साहब ने एक बहुत अहम बात की कि इससे पहले भी आतंकवाद उनकी तरफ से भेजा जाता था, लेकिन इस तरह का मैसेज नहीं जाता था। तो मैसेज पाकिस्तान को भी गया, दुनिया को भी गया और देश में भी गया है यहाँ पर कि पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है। आपने बहुत 56 इंच के तंज कस लिए मोदी सरकार पर। देखिए, सबसे पहले मैं जफर इस्लाम साहब से कहना चाहूंगा, वो बहुत ही मैच्योर्ड प्रवक्ता है। आज मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनारियो है या जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति है, उसमें अगर वो गिनाएंगे कि बीजेपी ने क्या किया और मैं गिनाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या किया, तो मेरे ख्याल से देश की जनता जो है वो हम दोनों को बेवकूफ समझेगी। तो मैं उस बेवकूफी पे नहीं उतरना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सर्जिकल अटैक्स अगर इनको नहीं पता हो तो वो 1998 में भी हुए, 99 में भी हुए और 2013 में भी हुए, जब जनरल विक्रम सिंह थे। उनकी स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पे कि 10 आतंकवादियों को 2013 में मार गिराया गया। अपनी कमियों को आज मत दोहराइए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, पूरा देश झूम रहा है। जब मैं काम हमने मैं किया सुन रहा था, आप आज सुन रहा था जफर इस्लाम जी, हमारे लीडरशिप जफर इस्लाम जी मैं सुन रहा था। आप बीच में टोकिए मत। मैं बधाई देता हूँ, मैं बधाई देता हूं, लेकिन आप बीच में टोकिए मत। इस पे कोई नहीं। देखिए, जो आज आर्मी ने ऑपरेशन किया है, और जफर इस्लाम साहब आप एक अच्छी डिबेट में आए हैं, डिबेट में आए हैं, थोड़ा टॉलरेंस रखिए, एक्सपोर्ट करता थोड़ा टॉलरेंस और हम रखिए। उसके विक्टिम है। इस तरह से डिबेट नहीं होगी, और आप थोड़ा टॉलरेंस रखिए। मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूं। हम इसलिए जफर इस्लाम साहब आप सुनिए, आपकी काबिलियत उसमें है, आपकी काबिलियत उसमें है कि आप हमारे से तारीफ सुनिए। देखिए, आपकी काबिलियत नहीं समझ रहे, आपकी काबिलियत ही नहीं समझ रहे। आपकी काबिलियत तब है जब सामने से हम आपकी तारीफ करें, जो हम करने जा रहे थे। लेकिन आपने बहुत ही नीचापन दिखाया बात को शुरुआत करके, जो गलत था। आप ये भूल गए कि बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अलग किया था। 65 की लड़ाई जो है कांग्रेस की सत्ता में जीती थी। आज में मत जाइए बांग्लादेश। आज के दिन आप दोनों श्रेय ना लें और बधाई देने का हमारी आर्म फोर्सेस श्रेय लें। आज इंडियन आर्मी को बधाई इस्लाम दीजिए। साहब, आज लीडरशिप को बधाई दीजिए। आर्मी ने किया है। आज देखिए, फौजी पुराने फौजी भी जो है रिटायर्ड फौजी, वो आर्मी की और इस्लाम साहब और पूरी मुस्तैदी से जो काम करना था इस्लाम साहब और सप्रा साहब, आज के दिन मैं चाहूंगी कि आप में से कोई श्रेय ना ले तो अच्छा है, हमारी सेनाएं श्रेय ले, क्योंकि 18 जो शहीद हुए थे उनका बदला देश मांग रहा था। अच्छा ठीक है, आपने तारीफ भी कर दी। कह रहा हूं कि ठीक आज है, का दिन है, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अभी मैंने कहा ही नहीं है बधाई के पात्र है, और आप मेरी बात सुनिए। जो जफर इस्लाम जी ने जो बात शुरुआत की है वो गलत तरीके से शुरुआत की है। आज पूरा देश चाहता है कि हम एकता से, अखंडता से हम आर्मी के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे, और यही कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम सब एक साथ खड़े हैं। जी की स्टेटमेंट देखिए, गुलाम नबी आजाद जी की, तमाम कांग्रेस के नेताओं की स्टेटमेंट देखिए। हम पूरी सरकार के साथ खड़े हैं, और आर्मी ने जो वहां पर किया है, अटैक किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। आज हम ये बात करें, आपने क्या किया, हमने क्या किया, इस पे आएंगे तो ये डिबेट जो है वो गंदी हो जाएगी, वो नहीं होनी चाहिए। डिबेट को अच्छा करते हैं। अब 1 मिनट के लिए बाकी पैनलिस्ट को भी मैं जोड़ लेती हूँ। ब्रिगेडियर सहगल साहब,
पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया, आपका तो बहुत वाइड एक्सपीरियंस रहा है इसमें, लेकिन ओन अप करना, पॉलिटिकल विल दिखाना, ये पहली बार हुआ है क्या? इसके पीछे की क्या वजह है कि सरकार ने, डीजीएमओ ने डंके की चोट पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एलओसी क्रॉस की और वहां पर जाकर हमने आतंकियों को नस्तोनाबूद किया? इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि संदेश देना था कि सभी विकल्प खुले हैं आपसे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्ट्राइक की ये है, एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकली एक्सेप्टेड ऑपरेशन है। आज से पहले जितनी स्ट्राइक हुई थी वो लोकल कमांडर के ऊपर सब छोड़ दिया जाता था, वो एक्शन लेते थे और उसके बाद जो है उसका जैसे भी होता था वो उसका सरकार कहती थी हमने ये किया, आज नहीं किया। परंतु इसके बाद जो है ये टारगेटेड ऑपरेशन है जिसके अंदर की पॉलिटिकल अथॉरिटी ने फौज को बोला आप ये कार्रवाई करोगे, इसकी कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल लेवल पे हुई और आपने एक तरह का एक नया कानून सा बना दिया जिसके अंदर राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन। राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन का मतलब कि अगर आप मेरे देश में आतंकवाद करोगे तो मैं रखता हूं कि मैं आपके अगेंस्ट कार्रवाई करूंगा। तो इससे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो सोचा था कि हमारे पास सिर्फ डिफेंसिव रिप्लाई के अलावा ऑफेंसिव कोई एक्शन नहीं है पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए, तो वो आज जो भ्रम उनका टूट गया है। आज भ्रम टूट गया है। थपलियाल साहब, आप भी ये मानते हैं कि अभी तक वो आतंकवादी भेजते थे, हम कहते थे संयम है, संयम है, संयम है, अभी तक ये बातें कही जाती थी, कम से कम जनता तक नहीं पहुंचती थी जब ये कहा जाता था वी विल अटैक एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। लेकिन अब वाकई ऐसा हुआ है और बाकायदा इसको ओन अप किया है सरकार ने। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो सिनर्जी इस बारी जो प्रदर्शित हुई है पॉलिटिकल अथॉरिटी और आर्मी के बीच में, वो एकदम नई चीज है, पहले ऐसे नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ये स्ट्राइक जो सक्सेसफुल हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सिनर्जी अभी हमने देखी है पॉलिटिकल अथॉरिटी और आर्मी के बीच में। जी जी, श्रीकांत जी, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बात अब तक हो रही थी, डिप्लोमेटिक ग्राउंडवर्क ले किया गया और इंतजार किया गया कि सही वक्त कब है, तभी ये सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यहाँ इसकी पूरी भूमिका अच्छी तरह बनाई गई। पहले यूएन जनरल असेंबली में जो भाषण दिया गया उसमें बिल्कुल साफ किया गया कि कैसे भारत ने पिछले 2.5 सालों में पहले पीस ऑफेंसिव किया। जब इन्होंने उस पीस ऑफेंसिव को स्पर्न किया तब, और उरी और पठानकोट में हमारे जवाब दिया, तब भारत क्या करेगा। ये एक बात जो उनका जो हमारे विदेश मंत्री का स्टेटमेंट था जनरल असेंबली में, उसकी सबने तारीफ की, बिकॉज वो भारत की एक संयति का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, भारत के एम्स का डिस्क्रिप्शन दिया और पाकिस्तान के कारण जो परेशानियां भारत को हो रही हैं उनको बताया। तो पाकिस्तान को आगाह था कि आपने जो किया है उसका बदला मिलेगा। उसके पहले डीजीएमओ ने भी कह दिया था कि ऐसा करेंगे। तो पिछले 10 दिनों से ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा था उसमें पाकिस्तान को बाकायदा और दुनिया को भी बाकायदा एक तरह का नोटिस था कि जो कुछ हुआ है अब तक हमने बहुत टॉलरेट किया है कि अब नहीं। क्या आप ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक को फोर्स कर रहे थे? बस एक लाइन में बताइए क्योंकि मुझे सहगल साहब के पास आना। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक को फोर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन भूमिका मैं इसलिए पूछ रही थी सर आपसे क्योंकि डिप्लोमेटिक ग्राउंडवर्क ले किया, लेकिन पाकिस्तान जो अज्यूम करके बैठा था वहां पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन में स्टॉप ओवर लेकर जूते अपने खरीद रहे हैं गुची के, उनके रक्षा मंत्री हर रोज ये बात बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम, स्पेशल बम गिरा देंगे। तो ये क्या फोर्स ही पाकिस्तान कर पा रहा था? और अगर कर पा रहा था तो वाई वर दे कॉट नैपिंग? सोए हुए थे, बल्कि सुबह से कंफ्यूजन की स्थिति है वहां से। नहीं, देखिए आप जो बात कर रही हैं उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल उस पर लाइए। ये जो वो उनके नेता लंदन में कर रहे थे इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो प्रोफेशनल एक्सरसाइज की गई थी वो ये थी कि लो टैक लेवल पे ना कोई हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, ना एयरफोर्स का उपयोग किया गया। हमारे जो पैदल गए ये लोग 12 किलोमीटर रात के अंधेरे में गए, स्ट्राइक किया प्रिसाइसली और लौट के आ गए। तो कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो जिस तरह जिन्होंने जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया वो डिटेक्ट नहीं हो सकते थे। तो जो लौट के आए वो एक बड़ी बखूबी एक एक्सरसाइज की गई और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगा और उसके बाद वापस लौट आप एग्री करेंगे सहगल साहब? नो, बिल्कुल बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
की जो टारगेट सिलेक्शन है, ये हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है, प्लीज नोट करिए, इसके ऊपर जोर डाल रहा हूं मैं। ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है। पाकिस्तान की कोई भी फौजी पोस्ट को या कहीं भी उन्होंने उनको टारगेट नहीं किया। तो आदमी मरे हैं, वो पाकिस्तानी मरे हैं जो इनको सपोर्ट करने आए हुए थे, जो इनके चालक थे उस कैंपों में, जो इन कैंपों में इनको रास्ता दिखाने के लिए आए थे। तो इंडियन आर्मी, इंडिया इस समय ये साफ कह सकता है कि हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किया, ना कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन किया। ये पाकिस्तान के ऑपरेशन नहीं था, ये सिर्फ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कल पाकिस्तान ये नहीं कह रहा था आपने हमें अटैक कर दिया। हमला नहीं था, ये बिल्कुल हमला नहीं था। थपलियाल साहब, ये एग्रेशन किसी भी तरीके से भारत का नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ आतंकियों को सर्जिकली स्ट्राइक किया गया। वो लॉन्च पैड्स पे थे, उनके आतंकी मंसूबे थे। बहुत बिल्कुल बड़े सहगल बोल रहे हैं, सही बात है। ये जो हमने किया है, इट वॉज अ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। देख लीजिए, कोई कोलैटरल डैमेज कोई नहीं हुआ, सिविलियन कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, पाकिस्तान के किसी पोस्ट पे हमने अटैक नहीं किया। इंटेलिजेंस थी कि वहां पे टेररिस्ट जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके हिंदुस्तान में, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन थपलियाल साहब, इस तरह के ऑपरेशन के लिए क्या जरूरतें थी, क्या ध्यान में रखा गया? क्योंकि मेटिकुलस परफेक्ट ऑपरेशन होना चाहिए ताकि मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो। राइट। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है इंटेलिजेंस। प्रिसाइज कहां पर है ये जो लॉन्च पैड है, कौन सी जगह में लोकेटेड है, वो बहुत जरूरी है। उसी के ऊपर सारी प्लानिंग होती है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, उसके लिए सबसे उचित जो फौज है वो है पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस, उनको चुना गया। उसके बाद उनको वेपनरी दी गई, जो कि ऐसे मिशन के लिए स्पेशल वेपनरी चाहिए। जो नॉर्मल हथियार है फौज के, वो नहीं चलते वहां पर। लेजर डेजिग्नेटर्स एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह, ये सारी चीजें उनको दी गई। ठीक है सहगल साहब, जो है शायद यही वजह है कि इस ऑपरेशन को उनके लिए भेजा गया उनका। ठीक है सहगल साहब, यही वजह है कि पाकिस्तान को भी रिएक्ट करने में, संभलने का मौका नहीं मिला और वो कंफ्यूजन की स्थिति पे है। पहले बोला कि अक्रॉस द बॉर्डर बहुत हैवी शेलिंग हुई, बहुत हैवी फायरिंग हुई, उसके बाद उन्होंने अचानक से शाम तक आते आते इस बात को कबूला कि सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि हमारी तरफ से बाकायदा ये खबर आनी शुरू हो गई कि ड्रोन के जरिए बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है अटैक की। चलो, ये पूरा जो स्ट्राइक है इसके हमारे पास वीडियो फुटेज है। और दूसरी बात यह है कि उनका स्पोक्समैन आज शाम के 7 बजे बोल रहा था कि अभी भी हम तथ्य को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान की, इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, ये 250 किलोमीटर के इलाके के अंदर हुई है, 5 अलग जगह पे हुई है, 7 कैंपों पे हुई है, और जो है ये पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट किया गया और उसकी भनक भी पाकिस्तान को नहीं लगी। और उस फौज को जो कहती रही कि हमने अब डिफेंसिव पोस्टर अख्तियार कर लिया है, हमारी फौजों की सेना जो है आगे तनाव में है और तैनात है, तो इसलिए जो है ये शरीफ साहब के लिए, जो अभी रिटायर होने वाले हैं महीने के लिए, एक बहुत चपेट है, एक बहुत उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है उनके ऊपर। शरीफ आप कहते हैं तो स्पेसिफाई कर दिया करिए, राहिल शरीफ ड्राइवर सीट पे तो राहिल शरीफ रहते हैं। ड्राइवर साहब की बात कर रहा हूँ, जो पीछे बैठे हुए शरीफ साहब, वो पीछे बैठे हुए शरीफ साहब जो गुची के शूज खरीद रहे थे, उनकी बात नहीं करें। मुझे एक बात बताएं इस्लाम साहब कि क्या वजह है, बड़ी वजह है कि पाकिस्तान इस तरह से रिएक्ट तक नहीं कर पा रहा है। सुबह तो इतनी अटपटी रिएक्शन आए उनकी तरफ से कि ये मीडिया हाइप हो रही है भारत में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये डिनायल मोड में क्यों है पाकिस्तान? देखिए, इसकी साफ वजह है कि जब आप समझिए इस बात को कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब कोझिकोड से स्पीच दी थी तो उन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया था। एक तो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक हमारे देश की जनता को, और तीसरी पाकिस्तानी अवाम को।
और आज देखिए ये हालत है कि पाकिस्तान के हुक्मरान वो कैसे अपना मुंह छिपाए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि अगर वो कहते हैं कि हाँ टेररिस्ट कैंप को उड़ाया भारतीय आर्मी ने, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे ग्लोबल कम्युनिटी में। और अगर वो कहेंगे कि इतने लोग हिलाक हुए तो उनकी जनता उनको मारेगी। तो आज इस स्थिति में है वो है कि है ही नहीं कि वो अब सच बता सके अपनी जनता को, और वो दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है और वहां के हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर आइसोलेट है। और इसकी साफ साफ वजह है कि जो पॉलिसी हमने इख्तियार की है, जो हमारी कूटनीति रही, फॉरेन पॉलिसी रही, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहा है, और जिस तरह से हमने इसको भी एग्जीक्यूट किया उसको भनक भी नहीं लगी। और पूरी दुनिया इस बात की वाहवाही कर रही है, इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने बराबर न्योता दिया दोस्ती का, अमन का। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तो उसको मुंह की भी खानी पड़ी और मुंहतोड़ जवाब दिया हमारी आर्मी ने। सबरा साहब, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसे हालात है पाकिस्तान के लिए। अगर वो ये एडमिट करता है कि इस तरह का अटैक हुआ आतंकी लॉन्च पैड्स के ऊपर, तो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। और अगर वो ये कहता है कि हमने जवाब नहीं दे पाए, तो देश की जनता के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठेगी। इस सिचुएशन का, क्योंकि 26/11 भी हुआ था, आप लोग क्यों नहीं फायदा उठा पाए, और अब क्या सबक है हम सबके लिए? नहीं, देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं यही बात कहूंगा कि आज जो मौजूदा स्थिति के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान को घेरा गया है चारों तरफ से, डिप्लोमेटिक एंगल से भी घेरा जा रहा है और ये मिलिट्री एक्शन से भी घेरा जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक सर्जिकल अटैक हुआ और हम जंग जीत गए हैं। अब इसका कुछ रिटेलिएशन होगा। कब से कब आज तो हमारे प्रधानमंत्री रिटेलिएशन तो बहुत बड़ा नहीं होगा। एक मिनट बोलने दीजिए। रिटेलिएशन कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। वो जो गीदड़ भपकी दे रहे हमको कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, वो भी गलत है। कारगिल की लड़ाई 3 महीने 4 महीने चली थी, तब वो न्यूक्लियर का बम नहीं चला सके, तो अभी क्या चलाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान को भी सोचना। आज पाकिस्तान बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, इसीलिए वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला रहे हैं, और इसीलिए उनका रक्षा मंत्री एक उत्तर दे रहा है, डीजीएमओ एक बोल रहा है, अब प्रधानमंत्री के कार्यालय से अलग स्टेटमेंट आ रही है। आज मुझे तो ये तमाम सारी चीजें जो है, जैसा सपरा जी कह रहे हैं, वो कंफ्यूज हो चुके हैं। आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आज अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छी लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बहुत वाजिब सवाल जो यहां पर उठाया कि रिटेलिएशन अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है, एस्केलेशन होती है, तो हमारा क्या जवाब होगा, किस तरह की तैयारी होगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब पाकिस्तान सुधरेगा या बर्बाद होगा? सुना होगा आपने मुशर्रफ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपने न्यूक्लियर बम शब बारात के लिए बचा के नहीं रखे हैं। सुना होगा आपने ख्वाजा आसिफ को, वहां के रक्षा मंत्री को, लगातार पिछले 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि हमने भारत के लिए स्पेशल बम बनाए हैं। अब रिटेलिएशन हुआ तो क्या होगा? सहगल साहब, सबसे पहले रिटेलिएशन अगर पाकिस्तान की तरफ से अब होता है या एस्केलेशन होता है, तो हमारी क्या तैयारी है और क्या तैयारी होनी चाहिए? देखिए, ऐसे है कि रिटेलिएशन अगले 24 घंटे और 36 आवर जो है वो बड़े क्रूशल हैं। एक जो है वुंडेड टाइगर की तरह है राही साहब, वो कुछ ना कुछ कर सकता है, और इसलिए हमारी जो चौकियां हैं उनको बहुत उनको सावधान रहना पड़ेगा। और जो है ऑलरेडी आपने देखा है एयर स्पेस में हमने ऑलरेडी कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगा रखे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी भारत ने, वो जो अभी तक आपके चैनल के अंदर नहीं आई है, वो ये है कि आपने आज सुबह पढ़ा होगा कि इंडिया ने एक नेवल एक्सरसाइज की है गल्फ ऑफ गुजरात में। और नेवल एक्सरसाइज करने का मकसद ये था, वो साथ में हमने फ्लाइंग शुरू कर दी थी वहां पे, कि जितनी भी पाकिस्तानी एयर स्पेस जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था कि ये क्या कर रही है भारतीय सेना, भारतीय नेवी क्या कर रही है। तो ये एक साइड अट्रैक्शन किया। सो इसका अगेन मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, परंतु अभी जख्मी टाइगर जो है, वो जख्मी शेर जो है वो रिटेलिएट करेगा। हमें उसके लिए तैयार रहना है, परंतु उसके लिए आपने जैसे सही बोला, उसकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए। वो किसके अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा? हमने तो उसकी सेना के अगेंस्ट नहीं कुछ किया, हमने तो कार्रवाई करी है आतंकवादियों के अगेंस्ट, तो हमारे आतंकवादियों के अगेंस्ट उसने करना चाहता था करे,
वो कश्मीर में बैठे हैं, उनके साथ उनके अगेंस्ट करे वो जो भी करना है। हमारे पास कौन से आतंकवादी है? तो इसलिए अगर उसने कोई स्टेप हमारी सेना के खिलाफ लिया तो वो सीधा सीधा एस्केलेशन होगा। पाकिस्तान को ये जानना चाहिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एनी अटैक और भारतीय सेना की किसी भी चौकी के ऊपर अटैक होगा वो एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, उसकी रिटेलिएशन जो है, एस्केलेशन जो है वो बढ़ेगी। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि जो है अभी उन्होंने उरी किया, हमने उसका जवाब दिया, अब यहाँ पे मामला खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे मामला खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन थपलियाल साहब, जख्मी टाइगर की तरह, बाघ की तरह वो भारत में पोस्ट को निशाना बना सकता है, राहिल शरीफ कुछ भी कर सकता है। थपलियाल साहब, 3 चीजें जो इस वक्त भारत को करनी चाहिए और तैयारियां ऑपरेशनल लेवल पर क्या होनी चाहिए? देखिए, वो तैयारी तो सेना तो हर वक्त तैयार रहती है, तो पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर करेगा, ग्राउंड एक्शन। उसको एस्केलेट नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो ऐसा चांस नहीं ले सकता कि ऑल आउट वॉर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसमें उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हमें जो है चौकन्ना रहना है, चौकस रहना है, और फौज उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। मैं ये भी समझ सकती हूँ बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स ऐसी हैं जो शायद आप लोग शेयर भी ना करना चाहें, लेकिन इस्लाम साहब, सरकार ने संदेश दे दिया कि विकल्प खुले हैं, तमाम विकल्प खुले हैं, लेकिन ये कहा जाता है आर्ट ऑफ वॉर में कि whosoever wants war should be prepared for its effects also and costs also। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है, हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। सरकार की तैयारी पूरी है? देखिए आंचल जी, अगर आपने डीजीएफ की पूरी स्टेटमेंट सुनी होगी तो उन्होंने साफ साफ जाहिर किया है कि ये ऑपरेशन हमारा जो है खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अगर अपने नापाक इरादे फिर से दिखाता है तो हम हर इवेंचुअलिटीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपेयर्डनेस हमारी है। और ये आश्वासन हम देना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को कि हमारी सरकार बिल्कुल इस बारे में निगरानी से सोच रही है, पूरी मुस्तैदी से सोच रही है, और हमारी आर्म फोर्सेज और हमारी आर्मी जो मिलिट्री सब जो फोर्सेज है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ रेडीनेस। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एस्केलेशन होती है तो उसका आप मुंह तोड़ जवाब देंगे? देखिए, इस तरह की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो हमने अभी करके दिखाया है ये भी एक बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब है उनके लिए, इसलिए कि पीओके में जाके टेररिस्ट सेटअप को हमने पूरा डिसमेंटल किया। ये मुंहतोड़ जवाब नहीं तो क्या है। और आगे भी अगर पाकिस्तान अपने नापाक इरादे दिखता आता है तो भारत बिल्कुल सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, और हम पूरी तरह से रेडी हैं और स्टेट ऑफ रेडीनेस है, और हम बिल्कुल उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगा। सप्रा जी, क्या आप सरकार के साथ एकजुट हैं? क्योंकि बाकायदा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया। हमने देखा कि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं तमाम दलों की, बहुत संयमित प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान एक जख्मी शेर है या राहिल शरीफ एक जख्मी शेर है। उसको शेर का खिताब हम क्यों दे रहे हैं? गीदड़ बोलना चाहिए था, हम भी यही सोच रहे थे। हाँ। और वो जख्मी गीदड़ है, तो जख्मी गीदड़ जो है वो कभी आप पे अटैक नहीं कर सकता। गीदड़ भपकी दे सकता है, जिस तरह से पिछले युद्ध के समय उन्होंने कहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। तो वाजपेयी साहब को फोन भी आया था शायद अमेरिका से कि ये बॉम्ब चलाएंगे तो आपका 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान का बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय उनको ये जवाब दिया गया था कि अगर हम चलाएंगे तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। हमारा तो 1/4 ही जाएगा ना, वो पूरे साफ हो जाएंगे। तो इस तरह का जो आज माहौल है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार से अलग खड़ी रहेगी। सभी पॉलिटिकल पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। देश का हित सबसे पहला है, हमारा राजकारण बाद में चलता रहेगा, लेकिन आज देश के साथ हम खड़े हैं और पाकिस्तान को हमको नीचा दिखाना है। पाकिस्तान को यह दिखाना है कि जो तुम्हारी हरकतें हैं उसमें सारा देश एक साथ खड़ा है, और अगर तुम हमारे पे कुछ करने जाओगे तो हम उससे डबल अटैक तुम्हारे पे कर सकते हैं। ये सभी पार्टियां मिलकर करने के लिए तैयार हैं और आज कर रही है।
कर रही है। ब्रिगेडियर सहगल साहब, ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से हर बार पहले तो मतलब आतंकवादी हमला कराएं, हमारे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेटर करें, उनकी सेना कवर फायर दे, उसके बाद ही गीदड़ भपकियां वहां के नेताओं की आनी शुरू हो जाती है कि चीन हमारे पीछे खड़ा है, ये कहना कि न्यूक्लियर बम है हमने बचा के नहीं रखे। तो न्यूक्लियर पावर, परमाणु युग के अंदर शॉर्ट स्केल वॉर्स ऐसा नहीं है भारत में, बल्कि इंटरनेशनली भी, चाहे वो लीबिया हो, इराक, सीरिया, हर जगह पर संघर्ष की स्थिति है। तो ऐसा नहीं है कि अब तक ऐसा क्या था कि हम चुप बैठ जाते थे, अब जवाब देना शुरू हो गए हैं कि अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए, ऐसे बात है कि अगर आप उनके एक बहुत बड़े वो न्यूक्लियर ऑफिसर थे जो एसपीडी के चीफ होते थे, किदवाई साहब, उन्होंने पीछे एक स्टेटमेंट दी थी कि ये लिमिटेड वॉर की कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूक्लियर एज के अंदर कोई मायने नहीं रखती। और हमने उनको बोला था कि इंडिया समझता है कि एक स्पेस है, थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे जब भी आप बम चलाने की आप स्थिति में आते हैं, उसके पहले काफी स्पेस है जिसको इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा। तो आज हमने जो एक्शन लिया है, ये हमने एक और पैमाना कर दिया है कि उस स्पेस को हमने पाकिस्तान को बता दिया कि मेरे भाई ये स्पेस है, आप न्यूक्लियर बम की हमारे को धमकियां मत दो, क्योंकि उसको जो है डेटरेंस, उसको हम डेटरेंस फेलियर बोलते हैं। डेटरेंस फेलियर जो है इतना जल्दी नहीं हो सकता। कन्वेंशनल लड़ाई कन्वेंशनल रहेगी, अगर आप न्यूक्लियर वेपन की बात करोगे तो आप जो है अपने आप ही बर्बाद हो जाओगे और आपका कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो है ये चीज मेरा ख्याल अभी पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि जो धौंस देते थे हमारे को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की और लिमिटेड वॉर नहीं हो सकती, वो जो है वो पूरी धौंस उनकी एक तरह से तहस नहस हो गई है। मेरी जगह थपलियाल, आप भी एग्री करेंगे कि अभी तक गीदड़ भपकियां पाकिस्तान दे रहा था, लेकिन अब इसके बाद मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान को। इस वक्त माफ कीजिएगा थपलियाल साहब, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस वक्त सेना के जवान जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, सीधे अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि हमारी सेना कहीं डीमोरलाइज ना हो जाए, जिस तरह से पहले पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद उरी में हमला हुआ। 18 सितंबर को जब हमारे जवानों की बॉडी बैग्स में आई तो देश के अंदर सवाल था कि बदला कब। ये जो तस्वीरें हैं ये बयान कर रही हैं कि हमारी सुरक्षा कर्मी, हमारी सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आज जश्न मना रही हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसकी खुशी दिख रही है। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं। थपलियाल साहब, बॉडी बैग्स के अंदर हम अपने जवानों की जो शहादत है उसको अब रिसीव नहीं करेंगे, ये एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को भेजा गया है इसके बाद। जी हाँ, बिल्कुल, ये संदेश के और ये जो खुशियां मना रहे हैं फौजी, ये इसका सबूत है कि जो इतने दिन से कहते आ रहे हैं कि कोई एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन हो गया है और इससे फौज के मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी उनका मोराल ऑटोमेटिकली, कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है तो मोराल हाई हो जाता है, वही स्थिति इस टाइम है। शीलकांत जी, ये जो लगातार गीदड़ भपकियां, अभी तक हम चुप बैठ जाते थे क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कहा जाता था हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम अपने टैक्टिकल वेपन्स को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये जो एरिया है, सहगल साहब ने जिस तरह से बोला कि एक एरिया है जिसको हमने बाकायदा इस्तेमाल किया है। म्यांमार में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब पाकिस्तान ने बोला था हम म्यांमार नहीं है, हमारी तरफ आंख उठा के देखो। लेकिन आज पाकिस्तान को बता दिया गया कि ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। अब ये बात सही है, और ये इवन कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो सीधा सीधा भारत के द्वारा पनिशमेंट है, एक प्यूनिटिव स्ट्राइक है उनके ऊपर, जो कि भारत में आके भारत की सीमा के पार आए और उन्होंने हमारे फौज के उस पर हमला किया। तो उसका जवाब है, वो जवाब उनको पनिशमेंट करते हुए किया गया है। अब वो इसको अपना गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उन्हीं को कॉस्ट पड़ेगी। उनको इसकी इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए और इसको मदद करने, उनकी इंटरप्रिटेशन सही हो, इसके लिए डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को फोन करके बता दिया कि भाई हमने ऐसा किया है। तो ये बिल्कुल साफ, भारत ने जो कुछ किया है खुला है, बिल्कुल डंके की चोट पे किया। और आज मतलब डिप्लोमेट्स को बुला के जो फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी है उसमें भी साफ साफ कहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया, और यह कहा गया कि यह ऑपरेशन खत्म हो गया है।
हमारे जो सारे राजनीतिक बस एक लाइन में ब्रेक पे जाना है। अच्छा शीलकांत जी, मुझे ये एक लाइन में बता दें कि जो ये डिनायल मोड में पाकिस्तान है, क्या इसको माना जाए अगर फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी के नजरिए से कि जानबूझकर वो ये कर रहा है ताकि वो भी डी एस्केलेट करे, क्योंकि उसको पता है कि अब कुछ किया तो और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज भुगतनी पड़ सकती हैं? नहीं, डिनायल तो बड़ा मुश्किल है कहना कि उसका पर्पस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक फितरत ही उसकी डिनायल है, हर चीज को डिनाई करता है। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो जज्बा है, जो जबरदस्ती आर्टिफिशियल बना के रखा है हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मनी का, उसको सस्टेन करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए उसका हमें ज्यादा एक होता है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, पाकिस्तान के केस में ये परपेचुअल डिनायबिलिटी है, हमेशा के लिए डिनायबिलिटी है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है, अब आगे क्या होगा? हमारे साथ इस्लाम साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, लगातार जुड़े हैं। इस्लाम साहब, अब आगे क्या? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की आपने बात की, मिलिट्री एक्शन की, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब आगे क्या? देखिए आंचल जी, दो स्ट्रैटेजी जो साफ साफ प्रधानमंत्री ने कही कि पाकिस्तान को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आइसोलेट करना चाहिए, ग्लोबल कम्युनिटी में आइसोलेट करना चाहिए, और उस दिशा में हम इंटेंसिफाई करेंगे अपनी एक्टिविटीज। साथ साथ हमने प्रधानमंत्री ने और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, दोनों ने जो पिछले दो उनकी स्पीच रही है यूएनजीए में और जो कोझिकोड में, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान अवाम से नहीं, हम बल्कि ये हुक्मरानों से है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो आतंकवाद के मुद्दे पर वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करना है, और इसलिए कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला नहीं है, आतंकवाद जो ऐसा मामला है जो पूरे उससे पीड़ित पूरी दुनिया है। इसलिए वो इस मसले पे हम पूरे दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और जो देश इस आतंकवाद को खत्म नहीं करने की कोशिश बल्कि उसको बढ़ावा देता, उसको अलग थलग। सप्रा साहब, एक्शन में तो मोदी सरकार आई, लेकिन आप हमेशा से कहते हैं, और ये क्रेडिट आपको जाता है, कि पाकिस्तान एक रोक स्टेट है। वो बहुत कम वक्त है, मेरे को सबके पैनलिस्ट के पास जाने, माफ कीजिएगा। सप्रा साहब, एक रोक स्टेट है, पाकिस्तान के साथ फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। आप मानेंगे कि मोदी सरकार ने अब एक पैराडाइम शिफ्ट ले आई है दोनों मुल्कों के रिश्तों में? अब जी, वो मैं मानता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कंसिस्टेंसी, मैंने पहले भी कहा, जैसे एक नया एक्सिस बन रहा है, चाइना, रशिया और पाकिस्तान का नया एक्सिस बन रहा है, उसको किस तरह से हमको टैकल करना है। ईरान अपनी छब्बार एयरपोर्ट को सीपीईसी कॉरिडोर के साथ जोड़ना चाहता है। छब्बार एयरपोर्ट पे हिंदुस्तान पैसे लगा रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स हम दे रहे हैं, तो वो उसको कनेक्ट करना चाह रहा है सीपीईसी के साथ में, मतलब वो चाइना और पाकिस्तान के क्लोज होना जा रहा है। इसी तरह से और जो चीजें हैं, जिस तरह से बस सेवा है, ट्रेन की सेवा पाकिस्तान को, वो हमको ये सवाल है कि ट्रेन सेवा, बस सेवा अभी तक क्यों चल रही है? मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को कैसे हैंडल करेगी, कब विड्रॉ किया जाएगा? ठीक है, ईरान पे और सीरिया पे, सूडान पे लगाए हैं, उसी तरह से सैंक्शन पाकिस्तान पे भी। ठीक है, अभी तक क्यों नहीं लगे? एक वैलिड पॉइंट उठाया शीलकांत जी, बाकी है अभी, क्योंकि आप एक्स डिप्लोमेट है, सबकी नजरें चीन पर रहेंगी। एक लाइन में अगर सम अप कर पाए, चीन से किस किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाए? मेरी समझ में आज जो कुछ रिएक्शंस आई हैं, उससे लगता है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन नहीं चाहता, और भारत ने जो कुछ किया है वो बड़े सोबर और सधे हुए ढंग से किया है, इसका अप्रिसिएशन होगा। तो पाकिस्तान को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई एनकरेज नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना। चीन एनकरेज नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, ये मानेंगे आप? हेविली इन्वेस्टेड भी है चीन, सिपेक की बात की जाती है, और हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमें जैसे गोल्फ में कहते हैं, कीप आवर आई ऑन द बॉल, दैट इज नेसेसरी। अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। क्लोजिंग कमेंट थपलियाल साहब, आज एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, देश में न सिर्फ आर्मी का मॉरल इस वक्त अप है, बल्कि पूरा देश इस वक्त फक्र महसूस कर रहा है। ये जो अभी जो पैनलिस्ट थे, इन्होंने 2-3 और मेजर्स जो हैं वो क्विकली लेने चाहिए। एक तो एमएफएन स्टेटस विड्रॉ होना चाहिए, दूसरा ये जो बसें चल रही हैं उरी से मुजफ्फराबाद और पुंछ से रावलाकोट, ये बंद होनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस बंद होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव और बढ़ेगा। दूसरी चीज, मैं ये जो चाइना के बारे में इन्होंने कहा,
चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेगा, उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान को छोड़ देगा मंझधार में, वो नहीं होगा। लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा। सहगल जी, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, एक लाइन। मेरे ख्याल में हमारा जो मुद्दा है वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं। तो मेरे अमल में ये बस बंद करना या गाड़ियां बंद करना जो कि अवाम के लिए है वो गलत बात होगी। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में चीन जो है वो एक मेजर स्टैंड लेगा और चीन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने क्या सबक लिया इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, ये देखना होगा। और क्या होगा शरीफ का, राहिल शरीफ का भी, नवाज शरीफ का भी, इस पर भी हमारी नजर आएगी। आप सब हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।